Hello everyone and good morning students. So welcome to all. I am Nagini ma'am. So today I am discussing of the एंथेलमेंट्रिक ड्रग्स. स्टूडेंट्स आजकल हम पढ़ रहे हैं कीमोथेरेपी और उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एंथेलमेंट्रिक ड्रग्स. सो क्या होती हैं? लेट गेट स्टार्टेड. सो अब हम जानते हैं एंथेलमेंट्रिक का इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेलमेंटिक मतलब क्या होता है. हेलमेंटिक जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसका मीनिंग होता है वॉर्म्स. आपने वॉर्म्स के नाम सुने होंगे और बहुत सारे ऐसे वॉर्म्स हैं जो देखे भी होंगे. हेलमेंथियोसिस इज द प्रिवलेंट ग्लोबली 1/3 of the world population harbor and them, but the more common developing countries with the poor personal environment hygiene and they are commonly transmitted through the fecal-oral route is the GIT become the common site of the लॉर्डमेंट. क्या होता है कि जो हमारे हेलमेंथीज जिसका मतलब होता है वॉर्म्स आपने देखे होंगे वेरियस टाइप ऑफ वॉर्म्स भी. और जो हेलमेंथीज से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं वो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो 1/3 पॉपुलेशन जो है लगभग इससे इफेक्टेड है. अब ये इसका कॉमनली जो बोले को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाता है तो जो हमारी अनडेवलप्ड कंट्री है जहाँ के लोग पुअर हैं गरीब हैं उनको प्रॉपर साफ़ सफाई के बारे में इतना नॉलेज नहीं है जिनका इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है या फिर प्रॉपरली हाइजीन की कंडीशंस नहीं मेंटेन है, ऐसी जगह पे हमें ये हेलमेंथीज जो है काफ़ी देखने को मिलते हैं. और उनसे जो ये डिजीज़ देखने को मिलती है डिजीज़ कॉज होती हैं तो ये हमारी उस जगह पे देखने को मिलते हैं. जो कॉमनली ट्रांसमिशन होता है हमारे हेलमेंथीज का वो फीकल मटेरियल के जरिए होता है कि कोई भी अगर ऐसा पेशेंट है जिसको हाइजीन की प्रॉपर व्यवस्था या उसके बारे में नहीं पता है और उस फीकल मटेरियल के थ्रू क्या होते हैं कि तभी बोला जाता है कि कभी भी अगर आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपको तुरंत आके हैंड वॉश करने होते हैं प्रॉपरली अच्छी तरीके से साबुन से. लेकिन अब जिन लोगों के पास या तो सुविधाएं नहीं है या तो ज्ञान नहीं है या तो शिक्षा नहीं है, अगर वो लोग इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो क्या होता है ये जो इसका हेलमेंथीज का ट्रांसमिशन है वो जल्दी हो जाए लगता है बढ़ जाता है क्योंकि लोग उसी से हाथों से काम करते हैं कुछ छूते हैं या लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं. तो ये सब सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं. तो ये इसका एक कॉमन बोले तो ट्रांसमिशन का जरिया हो सकता है. और जो हमारा जीआईटी है इसका यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट होता है बिकम द कॉमन साइड ऑफ द लॉर्डमेंट. अब हम बात करते हैं सिम्टम्स. ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि हमें हेलमेंथिस के देखने को मिल सकते हैं. तो देखते हैं क्लिनिकली सिम्टम्स आर अराइज मेनली ड्यू टू द टॉक्सिक प्रोडक्शन एक्यूट ऑफ द क्रोनिक ब्लड लॉस लीडिंग टू द एनीमिया. क्या हो सकता है क्लिनिकली वो सिम्टम्स जो हमें हेलमेंथीज से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है तो क्या क्या देखने को मिल सकता है. एक्यूट या फिर क्रोनिक ब्लड लॉस या एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है. डिसेंट्री या फिर डायरिया, कोई भी पेशेंट है उसे काफ़ी लॉन्ग टर्म से मोशंस आ रहे हैं डायरिया की कंडीशन हो रही है या डिसेंट्री हो सकता है कि डिसेंट्री हमारी काफ़ी वाटरी हो या फिर उसमें ब्लडी स्टूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. एब्डोमिनल पेन हो सकता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हो सकते हैं. वेरियस टाइप ऑफ द एलर्जिक रिएक्शंस भी हमें देखने को मिल सकती हैं. इंजरी इनटू द विसरल ऑर्गन्स जो हमारे हैं उसमें इंजरीज देखने को मिल सकती है. इंटेस्टाइनल और द लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिल सकता है. कॉन्जक्टिवाइटिस, रेटिनाइसिस एंड ब्लाइंडनेस एंड हिपैटो ऑस्टोफिलोमैगली. क्या होता है कि कंजक्टिवाइटिस जो हमारी आइज़ में देखा है अगर आइज़ में मतलब जिसे हम अपनी गांव की भाषा में बोलते हैं आँखें आ जाना, मतलब आँखों में रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और काफ़ी मात्रा में डिस्चार्ज भी आने लगता है और इसमें टीयर्स का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगता है. तो ये भी सब कहीं ना कहीं हमारी अनहाइजीन की कंडीशन के कारण अराइज हुए कुछ ऐसे प्रोटोजोआज होते हैं, हेलमेंथीज होते हैं जिसके कारण ये सब डिजीज़ हमें देखने को मिल सकती है. अगर हम अपने अपने हेलमेंथीज का क्लासिफिकेशन करें तो वेरियस टाइप ऑफ के वॉर्म्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फिर हमने उनको अलग अलग हिसाब से क्लासीफाई किया है. जैसे हमारे टेप वर्म हो गए, फ्लूइक्स हो गए या फिर राउंड वर्म्स हो गए जिन्हें हम निमेटोड्स भी बोलते हैं. तो अगर हमें अब हम इसकी डिजीज़ के बारे में देखते तो बहुत सारे ऐसे हमारे वॉर्म्स हैं जो कि हेलमेंथीज से के क्या क्लासीफाई के हिसाब से हमने उसके हेलमेंथीज के हिसाब से उन्हें अलग अलग क्लासीफाई किया है. टेप वर्म है उसमें कई सारे ऐसी स्पीशीज़ आ जाती हैं वॉर्म्स की जिनको हमने अलग से क्लासीफाई किया है. जैसे कि टेनिया सोडियम, टेनिया सेगनेटा ये सब है. फ्लूक्स में हमारे स्टोमेटा,
फेस्टियोटा, हिपैटिका ये है, एंड रॉन्ग वर्म्स में हमारे स्कैरिस आ गए। सो ये सब हमने अलग अलग उनके हिसाब से हेलमिंथीज को क्लासीफाई किया है। अब हम फार्माकोलॉजिकल टारगेट देखते हैं कि जो भी हम अपनी एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स अगर दे रहे हैं तो उसका मेनली एक्शन क्या है, हम उनको यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो उनका टारगेट क्या होता है कि हमारी बॉडी में जा करके वो क्या करे। तो हेलमिंथिस डिपेंड अपॉन द होस्ट ग्लूकोज एंड देयर बेसिक मेटाबॉलिज्म, सो द ग्लूकोज अपटेक कैन बी block the benzoimidazoles and levodopa, and they have the moderately develop the muscular system which can be stimulate on the inhibit the reduce the tonic of the flaccid paralysis around the different receptor and mediate the mechanism of the piperazine parental pomade and levamisole। सो बहुत सारे हमारी जो हेलमेंथीज होती है वो डिपेंड होती है ग्लूकोज के और उनके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस पे, क्योंकि ग्लूकोज को अपटेक करके ये ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि हमारी बेंजीमिडाजोल एंड लीवामेजोल ड्रग। और दे आर द मॉडरेटली डेवलप करते हैं मस्कुलर सिस्टम में, और ये स्टिमुलेट कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं जो हमारा टॉनिक एसिड या फिर फ्लैक्सिड पैरालिसिस को थ्रू द डिफरेंट रिसेप्टार के साथ मिल करके अपनी मैकेनिज्म को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पिप्राजीन हो गए, पायरेंटल पोमिएट हो गए एंड लेवामिजोल ड्रग्स ये हमारी आ जाती एंड दे आर प्रोड्यूस द एनर्जी द एनारोबिक पाथवे एज वेल एज द ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। अब ये क्या करते हैं, ये हमारी जो हमारे एनारोबिक पाथवे है उसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का भी वर्क करते हैं, जैसे निक्लोसामाइड ड्रग हमारी हो गई। Cell membrane act the barrier between the internal part of the external environment, can be perforated surface addition in the molecules can be ordered the dex and parasequential। एंड हेलमेंथिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें हमारी बेंजीमिडाजोल ड्रग्स आती है, जिसमें हमारी एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंड थाइबेंडाजोल ड्रग जो है वो यूज़ करते हैं। पेरेंटल पोमिएट है, इसके बाद डाईएथाइल कार्बाजेपिन है, हमारी लेवरमेक्टिन ड्रग है, लीवामिजोल है, सैलिसानिलाइड्स जिसमें हमारी निक्लोसामाइड ड्रग आती है एंड पैराजिक्वेंटल, ये हमारी ड्रग है जिसको हमने अलग अलग उनके मोड ऑफ एक्शन या फिर उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया है, जिन्हें हम एज एन एलिमेंटिव ड्रग यूज़ करते हैं। फर्स्ट ड्रग हमारी आती है मेबेंडाजोल ड्रग। मेबेंडाजोल क्या है, तो बेंजीमिडाजोल कंज्यूम्स ऑफ द थाइबेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल पॉपुलर काज बाय द रिटेंड ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमेंटिक एक्टिविटी बट नॉट इन द टॉक्सिसिटी ऑफ इट द प्रीडिस्कर्सर्स। क्या होती है, जो हमारी बेंजीमिडाजोल ड्रग है या वो थाइबेंडाजोल हमारी ड्रग है वो बिकम पॉपुलर है, रिटेन करती है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में और उसकी एंथेलमेंटिक एक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, और जो हमारे हेलमेंथीज हैं उनके प्रति ये अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है। जो 100% क्योर रेट एंड ट्रीट द रेट ऑफ द रिडक्शन ऑफ द एग काउंट एंड राउंड वॉर्म, होप वॉर्म, इंटीरियोरिस एंड ट्राइकोरियसिस एंड इन्फेक्शन, सो मच लेस एक्टिव ऑफ द स्ट्रॉन्ग लाइट्स। 100% क्योर रेट इसका मिलता है और रिडक्शन कर देती है, चाहे वो हमारे राउंड वॉर्म हो, हुक वॉर्म हो, उनके एग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि उनकी लाइफ साइकिल जो आगे है वो बढ़ ना सके, उनका जो रिप्रोडक्शन है, जो ग्रोथ है वो घट जाती है। जो अप टू 70% क्योर रिपोर्टेड इनटू द टेपवर्म एच नाना इज़ अ रिलेटिवली सेंसिटिव। जो हमने इसका 55% देखा गया है, इसका जो इफेक्ट है टेपवर्म पे होता है, जो भी हमारा टेपवर्म से रिलेटेड डिजीज़ हैं उसको अगेंस्ट ये ट्रीट करने के लिए ये काम में आती है। एक्शन ऑफ द मेबेंडाजोल इज़ द रेजर स्लो, टेक द 2 to 3 days, डेवलप एंड पुअर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन 10 to 15%। क्या होता है, एक्शन है जो हमारा मेबेंडाजोल का वो स्लो देखा गया है, 2 to 3 days में इसका प्रॉपरली एक्शन हमारी बॉडी में देखने को शो कर मतलब डेवलप होते होते लग जाता है, और इसका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है वो 10 to 50% ही हो पाता है, मतलब थोड़ा सा स्लो है।
और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब काम करने का तरीका है, तो ये हमारी बाइंड विद द बीटा ट्यूबुलेंट सब्सपेक्टेबल वॉर्म इनटू द हाई एफिनिटी एंड इनहिबिट द पॉलीमराइजेशन। ये क्या करती है, जो हमारे सस्पेक्टेबल्स वॉर्म्स होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो बीटा ट्यूबुलेंट्स होते हैं उनके साथ जाकर के ये बाइंड अप हो जाती है और फिर अपनी हाई एफिनिटी शो करती है, ताकि जो हमारे हेलमेंथीज है उनका पॉलीमराइजेशन ना हो सके, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर देती है। एक्ट द properly by blocking the glucose uptake and parasite is depending on the glycogen store and microtubules worms are gradually lost। ये एक्ट करती प्रॉपरली ब्लॉक कर देती ग्लूकोज के अपटेक को, जो भी हमारे पैरासाइट्स होते हैं, डेप्लीशन ऑफ द ग्लाइकोजन इस जो ग्लाइकोजन का स्टोर कर रहे होते हैं, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो वर्म्स होते हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारे लॉस होते चले जाते हैं। अगर अब हम अपने एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वेल टॉलरेटेड इवन बाय द पेट्स, इट्स द पुअर हेल्थ की कंडीशन में भी टॉलरेट किया जाता है। इसके अलावा जो एज एडवर्स इफेक्ट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो डायरिया है, वोमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, एक्सपेल्शन ऑफ द एस्कैरिस फ्रॉम द माउथ एंड नोज अकर्ड। जो हमारा हेलमेंथीज है, मतलब एस्कैरिस है, वो कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि या फिर माउथ या नोज़ के थ्रू उसका एक्सपल्सन हमारी बॉडी से हो सकता है, तो ये भी एक इसका बैड इफ़ेक्ट है। इसके साथ साथ कुछ एलर्जीज़ की रिएक्शंस, लॉस ऑफ हेयर भी देखा जा सकता है बॉडी में, एंड एग्रेनुलोसाइटोपेनिया ऑफ द हाई डोज। एग्रेनुलोसाइटोपेनिया की कंडीशन तब हो सकती है जब हम अपनी डोज का हाई अमाउंट दे दें, हाई कंसनट्रेशन में ले लें तब। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी के कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है पूरी तरीके से, बीइंग बेस्ड ऑफ द एनिमल डेटा देखा गया है कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में ये सेफ़ नहीं है, सो उस समय हम इसे अवॉइड करेंगे। इसके साथ साथ यूज़ की बात करें तो मल्टीपल इन्फेक्शन, चाहे वो राउंड वर्म हो, हुक वर्म हो, पिन वर्म हो, हिप वर्म हो, मतलब वर्म से रिलेटेड ऐसा कोई भी इन्फेक्शन हो तो उससे ट्रीट करने के लिए हम अपनी मेबेंडाजोल ड्रग को यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, हाईली इफ़ेक्टिव है, अपना हाईली थेरापेटिक इफेक्ट हमें बॉडी में देती है। एंड द मास ट्रीटमेंट इन नीडेड टू द लार्ज डोज ऑफ द ड्रॉबैक। इसके अलावा अब हम दूसरी ड्रग जो अपनी यूज़ करने जा रहे हैं वो है एल्बेंडाजोल। Albendazole concern of the mebendazole with is retain the broad spectrum and anti-helminthic activity with the well tolerability। जो हमारी एल्बेंडाजोल ड्रग है वो भी हमारी एक तरीके से कंजर्नर्स ही है हमारे मेबेंडाजोल ड्रग का, और ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज़ की जाने वाली ड्रग है जो कि अपना हाई से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एंथेल्मेंटिक एक्टिविटी को शो करती है। और इसका एडवर्स इफेक्ट है सिंगल डोज इनफ इन द केस ऑफ द एस्कैरिस, हुकवर्म एंड इंटरोबेमिबियोसिस, एंड 3 days ट्रीटमेंट विद अ मेबेंडाजोल। क्या होता है, एल्बेंडाजोल ड्रग है वो हमारी सेम एज मतलब कंजर्नर्स तो हमारी मेबेंडाजोल के, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो सिम्टम्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारी सेम एज मेबेंडाजोल ड्रग है। अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एक सिंगल डोज ही हमारी एस्कैरिस एंड हुकवर्म की कंडीशन को ही ट्रीट करने के लिए जो है वो इफ़ेक्टिव होती है। हमें देखने को मिले सिंगल डोज इज़ इनफ, हमारी सिंगल डोज ही काफ़ी होती है एस्कैरिस या फिर हुकवर्म से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हुई है उसको ठीक करने के लिए। 3 days ट्रीटमेंट विद द मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल ड्रग को देने के साथ ही मतलब 3 दिन बाद तक हम इसका 3 दिन बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सुपीरियर ऑफ द मेबेंडाजोल, जो हमारे मेबेंडाजोल है वो हमारी सुपीरियर ड्रग है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गिलोडियोसिस हुकवर्म एंड हेडेटॉइड डिजीज़। ये हमारी हुकवर्म एंड हेडेटॉइड डिजीज़ के लिए हमारी सुपीरियर मेबेंडाजोल ड्रग है और स्ट्रांगली अपनी एक्टिविटी जो है वो शो करती है, बट इज़ इंफीरियर एंड आर्थराइटिस कंडीशंस एंड मोड ऑफ एक्शन सिमिलर एज इट इज़। बिल्कुल हमारी मेबेंडाजोल ड्रग की ही तरीके होता है, जैसा कि अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि ये कहाँ पे जाकर के कैसे बाइंड अप होगी और इसकी एक्टिविटी क्या है। सो मोड ऑफ एक्शन हमारा सेम एज अ मेबेंडाजोल के तरीके ही होगा।
एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर जीआईटी में इसका एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो एब्डोमिनल पेन, डायरिया, बॉल अपसेट या फिर डिजीनेस, ये हेडेक, फीवर, एलोपीनिया, जॉइंडिस, ये सब कंडीशन हमें देखने को मिल सकती हैं। और अगर एक स्पेशल केस है कि इट शुड बी यूज द एम्प्टी स्टमक इंटेस्टाइनल worms of the cysticercosis and hepatoid disease is the contagious larva magnus and should be given in a fatty meal। जो हम इसे इम्प्टी स्टमक जो है देते हैं, इम्प्टी स्टमक दी जाती है ताकि जो हमारी बॉडी में वॉर्म्स प्रेजेंट हैं, वो जो भी डिजीज़ है उसके लार्वाज हैं, वो सब सारे आसानी से फैटी मील्स के साथ दे करके ये बाहर आ जाते हैं। इस ड्रग को हमें जो है वो एम्प्टी स्टमक देना होता है। और यूज़ करें तो एस्कैरिस, हुक वर्म्स, ये सब एस्कैरिस है, हुक वर्म्स है, ये जो इस टाइप के हेलमिंथीस है, उससे अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए हमारी एल्बेंडाजोल ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। टेप वर्म हो, स्ट्रॉन्गली लॉर्डोसिस हो, या फिर हमारा ऐसी कंडीशन जो भी होती हैं उसमें हम अपनी एल्बेंडाजोल ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। अब हमारी ड्रग आती है थियाबेंडाजोल। जो थियाबेंडाजोल ड्रग है, फर्स्ट बेंजीमिडाजोल इंट्रोड्यूस द पॉलीहेल्मिंथिक्स प्रैक्टिकली कन्वर्टेड द ऑल स्पीसीज ऑफ द निमेटोड्स आल्सो इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ द एग एंड गिल्स ऑफ द वोम। ये हमारी फर्स्ट बेंजीमिडाजोल ड्रग है जो कि हमारी पॉलीहेल्मिंथिक ड्रग के लिए वर्क करती है और जो हमारे निमेटोड्स की ऑल स्पीशीज होती हैं उनके डेवलपमेंट को ये इनहिबिट करती, उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करती, चाहे वो उसके एग हों या पर्टिकुलर हेलमिंथीज हो, उसको ये किल कर देगी, वॉर्म्स को मार देगी, ख़त्म कर देगी और उनके एग्स एंड लार्वा को भी नष्ट कर देती है। और जो इसका मोड ऑफ एक्शन है सेम होता है मेबेंडाजोल की ही तरीके, एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सर्ट द एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देती है। साथ साथ ही इसके साथ साथ क्या करती है, जो हमारी थियाबेंडाजोल ड्रग है वो एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी देती है। एंड जो एडवर्स इफेक्ट है वो नाइजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक जो है कॉमन सिम्टम्स से हमें देखने को मिल सकता है। इम्पेयर्ड अलर्टनेस एंड इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल एक्टिविटीज़, ईचिंग, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, ये ऐसी कंडीशन है जो कि हमें एज अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ द थियाबेंडाजोल ड्रग की यूज़ करने पे देखने को मिल सकते हैं। और यूज़ जो है इसका प्रैक्टिकली अगेंस्ट द ऑल निमेटोड, जितने टाइप के निमेटोड्स उसकी स्पीशीज़ है उससे रिलेटेड जो डिजीज़ है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम अपनी थियाबेंडाजोल ड्रग का यूज़ करते हैं। Because the frequent side effect of the poor patient acceptability, it is used regularly these days. It is used only when the better tolerant drug are effective. अब हम अपनी पिपराजीन ड्रग का यूज़ करते हैं तो हाईली एक्टिव ड्रग अगेंस्ट द एस्कैरिस, जो ये हमारी पिपराजीन ड्रग है जो भी हमारी एज अ एंटी हेलमिंथिक ड्रग ही यूज़ करते हैं, ये हमारी हाईली इफ़ेक्टिव होती है अगेंस्ट जो हमारा एस्कैरिस वॉर्म होता है। एस्कैरिस से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है जिसको कॉस्टियोजन एस्कैरिस है तो उसको किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसके प्रति हाईली इफ़ेक्टिव होती है, अपना हाईली मोड ऑफ एक्शन शो करती है एक्टिविटी। एस्कैरिस एंड इंटरब्यूसिस ऑफ द 90 to 70% क्योर, इसका जो रेट देखा गया है 90 to 70% क्योर रेट हमने देखा। एंड सेकेंड चॉइस ऑफ दिस डिश, और आजकल के दिनों में अगर हम अपनी एज अ एंथेल्मेंटिक ड्रग यूज़ करें तो ये हमारी एक सेकेंड चॉइस की ड्रग है। और जो इसका मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, कॉज ऑफ द हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द गावा एगोनिस्टिक एक्शन ओपनिंग द कैल्शियम चैनल रिजल्टिंग द relaxation, decrease the responsiveness of the worms muscles of the acetylcholine and salicylic acid पैरालिसिस। क्या होता है कि ये क्या करती है हमारी बॉडी में जाकर हाइपर पॉलिराइजेशन गावा के एगोनिस्टिक एक्शन को, मतलब हाइपर पॉलिराइजेशन हमारे गावा में कॉज कर देती है जाकर। वहाँ से हमारे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं जिसके कारण
रिलैक्स हो जाते हैं एंड जो हमारा रिस्पॉन्स है वॉर्म का वो धीरे धीरे मसल्स पे उसका डिक्रीज होने लगता है और लास्ट में जो हमारे फ्लैक्सिस पैरालिसिस की कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है एंड डोंट इफेक्टिव ऑफ द एमन ट्रांसमिशन ऑफ द मैप। एडवर्स इफेक्ट सेफ मतलब एडवर्स इफेक्ट इसका ये है कि ये हमारी सेफ होती है, वेल एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में, लेकिन कुछ कंडीशन में नॉजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस, एक्साइटमेंट, अगर हम हाई डोज ले लें तो हमें एक्साइटमेंट की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और जो अगर इसका टॉक्सिक डोज मतलब अगर हमने ले लिया तो जो टॉक्सिक डोज है वो हमारा कन्वर्जन प्रोड्यूस कर सकता है एंड डेथ ऑफ द रिस्पायरेटरी फेल्योर, मतलब कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस पे फेल्योर होने की कंडीशन में हमें डेथ की सिचुएशन भी फेस करनी पड़ सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका ड्रग का क्या है, पिपराजिन ड्रग का, कि रीनल फेल्योर ऑफ द इपीलेप्टिकस, अगर रीनल फेल्योर की किसी पेशेंट को कंडीशन है उस कंडीशन में हम इस ड्रग को नहीं दे सकते हैं, बट ये प्रेगनेंसी की कंडीशन में एकदम सेफर ड्रग है, मतलब इसको लेने से हमारे फीटस में, हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कोई भी असर नहीं पड़ता है, तो हम प्रेगनेंसी की कंडीशन में ले सकते हैं बिकॉज ये हमारी सेफ है। यूज़ होता है ये इसका जो हमारे पिपराजिन ड्रग है वो एस्कैरिस जो हमारा वॉर्म्स है उससे रिलेटेड कोई डिजीज़ है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ आते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, स्कैरिस इन अ प्रेगनेंसी, अदर हेलमेंथिक और अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, उस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं जब प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है। तो वेरियस टाइप ऑफ ऐसी हमारी एंटीहेलमेंथिक ड्रग हैं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, जिन्हें हम नहीं ले सकते हैं। मगर अगर कोई ऐसा पेशेंट है या ऐसी महिला है जिसे प्रेगनेंसी की कंडीशन है और उसे कोई भी हमारी हेलमेंथ कोई भी वर्म से रिलेटेड डिजीज़ है, चाहे वो स्कैरिस से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी इंटरोमिबियोसिस इन्फेस्टेशन हो गया हो, तो उस कंडीशन में हम अपनी इस ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एंथेलमेंथिक ड्रग। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू क्लास।